Okay, so guys, we continue from सेंटर स्टेट रिलेशन वाला पार्ट. ध्यान से समझते हैं. मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा था, मतलब मैंने नहीं, किताब ने इसको 3 पार्ट में बांटा था. पहला वाला पार्ट लेजिस्लेटिव था. लेजिस्लेटिव में 4 सब पार्ट थे, वो हमारे चारों करके हुए. फिर उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव में आए थे, ये चारों पार्ट हुए हमारे. फिर जब एडमिनिस्ट्रेटिव में आए थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट वाले में करीब 11 पार्ट थे. ओके, हाँ. तो 11 पार्ट में हमारे सारे 11 के 11 पार्ट देखकर हुए थे. एंड द लास्ट दैट वी कंप्लीटेड यस्टरडे वाज अ फाइनेंशियल पावर्स वाला पार्ट. पहले ना फाइनेंशियल पावर्स की गिनती देख लेते हैं. तो गिनती में ऐसा है कि एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स इज 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज इज 2, distribution of non-tax revenue is 3, grants in aid is 4, GST is 5, finance commission is 6, protection of states interest is 7, borrowing is 8, 9 is immunity and emergency is 10. fair? तो हमको ये 10 देखने. सुनते हैं प्लीज, सुनते हैं प्लीज. इसमें से जो फर्स्ट वाला था वो हमने कर लिया था. सही सही है. ये पीपल रिमेंबर प्रॉपरली. सेंटर का यूनियन लिस्ट का मैं लूंगा, कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट का आप लेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट का हम दोनों में से कोई नहीं लेगा. उसके अलावा 4 बातें हुई थी. एक था ये प्रोफेशनल टैक्स को लेकर, जो अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था. स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से किसी भी चीज़ पर इंटर जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं कर सकते, उस पर बात हुई थी. स्टेट लेजिस्लेचर किस किस चीज़ पर कर सकता है, 2 हमने बिजली करके बात किया था, उस पर बात हुई थी. फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू पर जब हम आए थे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू 2 टाइप का टैक्स रेवेन्यू होता है, एक इनकम टैक्स, एक जीएसटी. दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्लियर लेवल पर डिसाइडेड होता है, इसमें कोई तरीके का चैलेंज नहीं होता. जो इनकम टैक्स वाला पार्ट होता है, फाइनेंस कमीशन में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो पैसा जाता है, उसके हिसाब से फाइनेंस कमीशन उसको डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में. सेम केस में जीएसटी का होता है. जीएसटी काउंसिल मोर ऑफ इन द नॉट, अभी लमसम पढ़ेंगे तो जीएसटी काउंसिल में मान लो 5% का जीएसटी लगा है, किसी चीज़ पे 18% का जीएसटी लगा है, तो उसमें आधा आधा का वितरण होता है. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू वाला पार्ट था. उस केस में 6 सब पार्ट्स पे हमने बात किया था. एक ये वाला आप रख लेना, दूसरा मेरे पास आएगा मैं आपको दे दूंगा, तीसरा वाला तो इंटरस्टेट जीएसटी था, चौथा वाला ये था कि मेरी तरफ से आप कलेक्ट करके रख लेना. ऐसे करते करते हमने 6 अलग अलग ABCDEF को लेकर बात किया था. एंड द लास्ट दैट द डिस्कशन एंडेड वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज. नॉन टैक्स रेवेन्यू पर भी बात हुई थी हमारी, है ना? हाँ, थोड़ी सी हुई थी. तो उसमें क्या है, जैसे सिंपल कोई भी ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे सेंटर पोस्ट ऑफिस का जो पैसा आता है, स्टैम्प पेपर, स्पीड पोस्ट, ये वो सब, ये इनका एक पीएसयू जैसा ही है. और स्टेट के मान लो गुजरात गैस का जो पैसा आता है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है. नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि आप गुजरात गैस की जब सर्विस अवेल कर रहे थे तो आपने जो पैसा भरा था उसको आप क्या बुलाते हैं? बिल. तो जब आप बिल देते हैं तो बिल में प्रॉफिट बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए वो टैक्स नहीं है जो आप भर रहे हैं. टैक्स कब होता है? जब आप उसके साथ, जब आपको ये पता होता है कि ये टैक्स है, तब टैक्स होता है. तो गुजरात गैस का जो आप भरते हैं वो बिल भरते हैं, तो इसीलिए वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है. फिर जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आपको स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, स्पीड पोस्ट का पैसा देते हैं, तो आप क्या देते हैं? फीस. तो इसीलिए वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू में राज्य अपना रखता है, केंद्र अपना रखता है. दुनिया का गोल्डन दस्तूर है, राज्य जो पैसा रखता है इसमें से 1 भी रुपया केंद्र को नहीं देता है. ये वाले में से दुनिया भर का तामझाम होता है. डिस्क्रिशनरी ग्रांट, स्टैट्यूटरी ग्रांट के तहत केंद्र चाहे तो XYZ कारण से, हमको पढ़ने में नहीं आता, नॉन टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. बट सेंटर स्टेट रिलेशन में ऐसा वाला रिलेशन है. तो प्रोसेस ही सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है. सेंटर कोई भी पोस्ट, टेलीग्राफ, कॉइनेज, करेंसी, ये सबसे जो पैसा जुटता है वो. राज्य कोई भी फिशरी, फॉरेस्ट्री, इरिगेशन, ये सब स्टेट पब्लिक से जुटता है वो. फेयर.
तो अभी तक हमारे फाइनेंस की दुनिया में 3 रिश्ते हुए, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, और चौथा आपने हमसे कहा कि सर ग्रांट इन एड दीजिए ना। तो ग्रांट इन एड जब पिछला बजट पढ़ा था तब उसमें हमने अपने हिसाब से टोटल 6 ग्रांट्स की बात की थी। बच्चों जब ग्रांट्स ओके कर देते हैं तो उसको डिमांड बोलते हैं। सही। मेरा एक क्वेश्चन, एड का मतलब क्या होता है? सहाय, बराबर है। तो ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट, कि सर प्लीज ऐसा कोई ग्रांट दीजिए ना जो सहायता के फॉर्म में हो, संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे। अच्छा एक मिनट, जैसे ये ग्रांट कहाँ थे? बजट में। इनकी चर्चा हम कब कर लेते? पार्लियामेंट में। सही है। तो अब ऐसे केस में जितना पढ़ा था, जब भी पढ़ा था, जितने भी ग्रांट ओके ओके वगैरह ये सब हुए थे, उसमें से एक भी पैसा राज्य को आने को लेकर कोई बात हुई थी? नहीं, क्योंकि वो जो 6 ग्रांट थे वो बजट का पार्ट है। उस बजट के पार्ट में मान लो एग्रीकल्चर को बोला 1000 करोड़ मिलना चाहिए, डिमांड रखा था, ग्रांट रखा था, ओके किया, डिमांड ओके था, उल्टा लिख दिया मैंने, डिमांड था ग्रांट में तब्दील होगा। ठीक है, वो पैसा केंद्र ही आपस में बात करता है। अब 2 कारण है जिसके तहत आप चाहें तो हमसे पैसा ले सकते, और दोनों में आर्टिकल नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टैट्यूटरी ग्रांट, आर्टिकल 275 के तहत। इसमें क्या लिखा होता है सर? बहुत ओपन एंडेड है, बहुत ओपन एंडेड है। क्राइटेरिया भी इतना मस्त लिखा है, नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस हो तो आप ये ग्रांट ले सकते हैं। कौन सा ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जिसको नहीं होगा? सबको चाहिए। तो इसीलिए इसको आर्टिकल नंबर दे रखा है। आर्टिकल नंबर दे रखा है का मतलब आप ऐसे ही कुछ भी बोल के नहीं, सर एक बार जरूरत है भेजिए, नो, यू विल बी गिवन दिस अंडर आर्टिकल 275। तो प्लीज मेक श्योर दैट it is in the form of an aid, so that the grant that will give you in the form of an aid has to be very व्यवस्थित in the whole process। ये जाता है तो इससे आपका और मेरा फाइनेंशियल रिश्ता बनता है, एक जिसका नाम ही जोरदार है, आर्टिकल 282 के तहत डिस्क्रिशनरी, हिंदी में इसका मतलब होता है सहूलियत अनुसार दे दीजिएगा। तो ये पैसा किस बेसिस पे जाता है? मस्त लिखा है यहाँ पर, एनी पब्लिक पर्पस। सर इसका कोई हाथ पैर? राजनीति जितना डिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से राजनीति ही होगी। कैसे डिफाइन करेंगे पब्लिक पर्पस? क्योंकि डिफाइन नहीं होता तो लूप होल होता है। सही है। ये 2 टाइप के ऐसे ग्रांट्स इन एड है, और एक अदर से वो तो हमारे कोई काम का नहीं, अब ये बंद हो गए। सही, 4 हो गए। 5वां जीएसटी पढ़ चुके हैं, केंद्र और राज्य के बीच में वितरण होगा ना पैसे का। हाँ, फाइनेंस कमीशन आपको और मुझे कैसे जोड़ता है? जब उसका जो फर्स्ट टास्क पढ़ाया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आया हुआ पैसा जब वो आपके और मेरे बीच बांटता है, और उस दौरान आपके में भी किस किस के बीच बांटता है, तो फाइनेंशियल रिलेशन बन के तैयार होते। डन। 6 ओके। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट, इसमें ना बात पहले समझते हैं। चल, मेरी एक दुकान है, थोड़ी बड़ी है, आपकी भी एक दुकान है, थोड़ी छोटी है। आपके दुकान में दुकानदारी पे असर नहीं पड़े और आपका इंटरेस्ट मेंटेन करते हुए मैं दुकान चला के दूं, चलाऊं अपनी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बात ऑफ टॉपिक ले गया हूं। मुझे क्या करना चाहिए कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपकी दुकान चलाते वक्त? कुछ सामान जो सिर्फ मैं ही बेचूं, आप नहीं बेचो। जैसे कुछ सामान सिर्फ आप ही बेचे, मैं ना बेचूं, पर आप सामान हमसे भी ले जाते हैं। बात करें सर मेरे लिए? हाँ हाँ सर प्लीज़ आप किसी सामान का भाव मत घटा दीजिएगा, तो फिर क्या लोग आपके पास से आएंगे। सर मेरे एरिया में मत बेचिएगा, नहीं तो फिर मेरे पास ही आएंगे। सर
ऐसे कॉम्बो में डिस्काउंट मत देने लग जाइएगा कि साबुन के साथ धोने वाला ब्रश फ्री, नहीं तो फिर वापस से तकलीफ आ जाएगी। सर जो जहाँ से पीछे से माल आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि वो आपको फेवर करे और माल आपकी दुकान पे ज़्यादा आने लग जाए। फिर मैं उसको रोज़ फ़ोन करके बोला भाई साबुन ख़त्म हो गया भेजो, पर वो मुझे भेज ही नहीं रहा। मैं एक दिन आया था आपके दुकान पे देखने, तो साबुन ही साबुन है। ऐसी ही कोई बात होती है, ऐसी ही कोई बात होती होगी। ऐसे में सेंटर स्टेट को फाइनेंशियली कब अटका सकता है? ऐसे में 4 सस्ती इंग्लिश में सिंपल स्टेटमेंट लिखे। फर्स्ट, अ बिल विच इम्पोजेस और वेरीज एनी टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट इज इंटरेस्टेड। हिंदी में, प्लीज सर ऐसा कोई भी बिल वगैरह मत लेकर आइएगा जिससे कोई भी टैक्स में किसी भी प्रकार का वधघट हो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। आप उसमें टैक्स बढ़ा देंगे तो हमारे लोचा हो जाएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। हमने कहा ठीक है, डन, वी विल ट्राई। सेकेंड, सर एग्रीकल्चरल इनकम पे केंद्र की तरफ से टैक्सेबल नहीं है। आप अग्री करते हैं? क्वेश्चन, लैंड इज अ स्टेट, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर भी आप ही संभालते हैं, आवक होती होगी, उस पर हम पैसा नहीं ले रहे हैं। पूछ रहा हूँ यहाँ जितने बैठे सब खेडूत हो, अगर केंद्र एग्रीकल्चरल इनकम पे पैसा लेने लग जाए तो हर किसी से पैसा राज्य के पास, केंद्र के पास आएगा कि नहीं? आज नहीं आता तो पैसा कहाँ रहता है? अगर नहीं टैक्स ले रहे तो पैसा कहाँ रहता है? स्टेट में। स्टेट भी नहीं ले रहा पर स्टेट में रहता है, पैसा तो राज्य में रहता है। आई एम प्रोटेक्टिंग योर इंटरेस्ट, डोंट वरी, अदरवाइज आई कुड हैव चार्ज्ड ऑल्सो। आर यू विथ मी सर? तो सर ये 2 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा आप टैक्स मत लगा दीजिएगा, और दूसरा एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स मत ले लीजिएगा। थर्ड, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल मत बनाइएगा जिसमें पैसा राज्यों के बीच में बांटना पड़ जाए। राज्यों के बीच में बांटना, मान लीजिए मेरी तरफ से हर बार आपको 5 रुपए जाता है, कोई एक एक्ट ऐसा बना दे जिसमें बोले अब से पैसा राज्यों के बीच बटेगा। कितने राज्य? 5, तो आपके तो 4 रुपए गए ना। तो ऐसा कोई बिल मत लाइएगा, ठीक है। दूसरा, सर हाँ हमको मालूम है कि सरचार्ज आप चार्ज करते हैं, प्लीज़ किसी भी टैक्स पे सरचार्ज मत ले लीजिएगा। उससे क्या हो जाएगा? जैसे मान ले आज 100 रुपये का कोई सामान है, उस पर 10%, ध्यान से सुनना, उस पर 10% टैक्स है, तो वो सामान आपके लिए कितने का हुआ? 110, 5% सरचार्ज है, कितना हुआ? 50 पैसा हुआ ना सरचार्ज। सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, तो 110 रुपये 50 पैसा हुआ, तो हर बंदा फिर 50 पैसा और देने लग जाएगा। सर प्लीज़ ऐसा कोई सरचार्ज मत लगाइएगा, नहीं तो हमको तकलीफ हो जाएगी। हाँ, ऑलरेडी जिनके हैं ऑब्वियसली उनको छोड़ के मत लगाइएगा, अदरवाइज हमको दिक्कत आ जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, हम ये चारों बातें समझ गए हैं जिसमें तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि तुम्हारी जेब पे किसी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए। वी विल मेक श्योर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट इज टेकिंग प्लेस नाइसली। सादी हिंदी समझ आ रही है? आगे, बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट, ऑफ टॉपिक जाते हैं। केंद्र में मुझे पैसा चाहिए, कैसे लूँ? मुझे पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? कम से कम 20,000 करोड़ रुपया भी चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, कहाँ से लूँ? बॉन्ड्स। इसको डिवाइड कर लेते हैं, देश के अंदर देश के बाहर। पहले फोटो बनाए, चल। सेंटर, ये सेंटर है। मेरा क्वेश्चन है, अच्छा देश के बाहर से कैसे कैसे पैसा आ सकता है? नहीं, लोन दिया हो वापस रिटर्न नहीं, अभी तो लोन चाहिए। हमारे पैसा जो ये चला
ओके होल्ड। तो एक ने कहा कि आईएमएफ से आएगा, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं वर्ल्ड बैंक पैसा दे सकती है बाहर से, सही है। फिर एफडीआई वो सरकार को आता है, जैसे वो तो ग्रांट मिलती है, नहीं मिली तो सुनो सवाल को, मुझे ब्याज पे पैसा चाहिए बस, क्योंकि एफडीआई सरकार को ब्याज पे पैसा नहीं मिल रहा। हम बोरोइंग की बात कर रहे हैं ना भाई, बोरोइंग का मतलब क्या होता है, लौटा दूंगा, और लौटा देने के लिए जब भी आप बोरो करते हैं तो हमेशा ब्याज पे ही करते, ये इकोनॉमी का गोल्डन रूल है। तो मैं आपसे क्लियरली ये कह रहा हूं मुझे ब्याज पे बाहर से पैसा चाहिए, तो लिख दिया ना बैंक, हो गया अभी बैंक, कोई दूसरा मैं कह रहा हूं मुझे ब्याज पे पैसा चाहिए, तो कमाई दे रही है, बाहर इन्वेस्ट किया होगा तो कमाई का पैसा आएगा ना हिंदुस्तान। बच्चों मुझे ब्याज पे बाहर से पैसा चाहिए। अच्छा वो पूछ लिया, मैं तो इसको पढ़ा के निकल जाने वाला था। थैंक यू। तो मैं किसी कंट्री से ले सकता हूं, तो मैंने जापान को कहा जापान भाई पैसा देना यार, तो जापान ने ले लो ले लो। थर्ड देता ही है। थर्ड मैंने आपसे स्टेक होल्डर्स पूछे किस किस से लूंगा, आप तरीके मत बताने लग जाना, सर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर लो, लोन ले लो, वही तो पूछ रहा हूं कि ये सब कौन देगा, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पूछ रहा, स्टेक होल्डर्स पूछ रहा हूं। बाहर की कंपनियां भी तो देती है, 3 तरीका है ना, माइक्रोसॉफ्ट को बोला एक बार 20,000 करोड़ देना, अरे सर क्यों देना, फिर कुछ करता हूं तेरा भी देश में, ऐसा। आज के बाद सरकारी सारे डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट लगेगा, तो हो गया ना उसका काम भी। बाहर से 3 तरीके से पैसे आते हैं, ठीक है। मुझे इस देश में पैसा चाहिए, मैं ये नहीं पूछ रहा कैसे, मैं ये पूछ रहा हूं किससे। थैंक यू, पब्लिक से। दूसरा आरबीआई से, देश के अंदर के बिजनेस वालों से, अंबानी को फोन, और हाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछे, गवर्नमेंट बॉन्ड ले रिलीज किया, कौन खरीद रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिससे मेरे को पैसा आएगा। आपने कहा आरबीआई, मैं एक बार हाँ बोल रहा हूं, आपने कहा पब्लिक, हाँ है, आपने कहा हिंदुस्तान में प्राइवेट कंपनियां अदानी अंबानी से ले लो सर, ठीक है ले लूंगा, और राज्य नहीं बोल रहा कोई, स्टेट से ले सकता हूं, गुजरात एक बार देना, ऐसी ही कोई बात होगी, ठीक है। ये फिलहाल मैंने लिखा कि मैं 3-4 जगह से पैसा ले सकता हूं। अब मेरे मुद्दे की बात, राज्य राज्य कहाँ से पैसा ले सकता है, सेंटर से। बच्चा हमेशा पापा बोलता है पापा एक बार देना, हाँ पड़ोसी स्टेट, बाजू से स्टेट, ऑसम। 2 थर्ड वो भी बैंक से ले सकता है, कोई बड़ी एमएनसी या बड़ी कंपनी उनसे ले हाँ किसी बड़ी कंपनी से ले लेगा, स्टेट बाहर से ले सकते हैं वैसे। यही तो पढ़ाना है, स्टेट बाहर से पैसा नहीं ले सकता, स्टेट को बाहर से पैसा चाहिए तो सेंटर के थ्रू ही होगा, क्योंकि बाहर लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिकॉज ही और शी इज हेड ऑफ द स्टेट। तो अगर पार्टी उठ गई तो लोग हेड ऑफ द स्टेट से मांगते हैं। आज भी घरों में बच्चे लोग इधर उधर पैसा ले लेते हैं, नहीं रिटर्न करते हैं, तो लेवाल किससे मिलता है, बाप से। यहाँ तुम्हारा छोकरा पैसा ली दिला, क्या पैसा, छोकरा ने बोला है, लड़का आता है, हाँ पापा, अला ते पैसा ली दिला, ये लोग कहते ना ना पापा, हाँ पापा।
तो बोलता है जा। फिर वो आदमी में बच्चा बीच में से हट जाता है, फिर वो आदमी किससे वसूलता है? पापा क्या बोलेगा ऐसे में? मैं इसको नहीं पहचानता, किसी किसी घर में होता है, मैं इसको नहीं जानता, ये तो कब से अलग हो गया है, फल्ला है। बोले वो मेरे को उससे लेना देना नहीं है, आपका लड़का है ना, ये घर आपका है ना, आप रहते हैं ना। तो बोले मेरे से पूछ के लिया था क्या? उससे कोई लेना देना, उड़ा दूँ आपके लड़के को? बोलता है देता हूँ भाई तू यार, क्योंकि धमकी का आखिरी स्टेज भी जाएगा तो अल्टीमेटली वो फादर बोले ठीक है मैं देता हूँ, इसीलिए बाहर से नहीं ले सकते। पढ़ लें, आ जाओ ध्यान से। ये पहला वाला मैंने अपनी बात रख दी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। ओके ओके। सिमिलरली बोर्ड पे, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया। अच्छा ये बात ऊपर रह गई। बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का गारंटी देना पड़ता है। स्टेट जब विद इन इंडिया बोरो करती है, स्टेट जब विद इन इंडिया बोरो करती है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का गारंटी देना पड़ता है। कोलैटरल समझते? वो देना पड़ता है। अब ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट। ओके, ये हुआ केंद्र कहां से पैसा लेता है, ये होता है राज्य कहां से पैसा लेता है। ये केंद्र राज्य को पैसा देता है, तो फाइनेंशियल रिलेशंस के चैप्टर में ये परफेक्ट जगह पर प्लेस्ड है ना। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर केंद्र राज्य को पैसा देता है तो फिर हाँ, फिर आप जो पैसा जमा करेंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करेंगे। मैंने उसमें से निकाल के दिया, मेरे घर का नहीं था, तो उसमें लिखना पड़ता है कागज में कि हमने हमारे बच्चे को घर के फैमिली बिजनेस में से निकाल के दिया है। तो आपको फैमिली बिजनेस में पैसा देना है। अगर पापा के नाम पे दिया होता तो गया पैसा। क्या पापा आप भी अब मेरे से पैसा लेंगे क्या? वो बोले भाई बिजनेस में से निकाल के दिया था। तो हो भी सकता है कि 2 बच्चे रिटर्न कर दे पैसा, बाकी मेजॉरिटी बच्चों को खाली पता चल जाए कि पापा ने मम्मी का पैसा क्यों नहीं आता वापस। मम्मी से लिया हुआ कभी भी पैसा क्यों नहीं आता वापस। मम्मी एक बार देना बेटा, तूने वो पैसे लिए थे यार, वो खर्च हो गए मम्मी, वो तो पैसा कभी नहीं वापस आता है। आजकल तो सुना है मम्मियों ने देना भी बंद कर दिया इस जगह, पापा से मांग। हाँ, हमारे ज़माने तक देते थे, तुम्हारे ज़माने जब से QR और ये सब आया है और तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्च भर गए iPhone 17 Max Pro वालों, तब से दिक्कत आ गई। हमारे 10,000 में फ़ोन आता था, तो मम्मी के पास भी 10,000 तब भी थे, आज भी 10,000 है, तो आज 50,000 हो गया तो भी ख़त्म हो जा रहा है बच्चों का। इसीलिए अब मैंने सुना है कि अब सारी गलियाँ पापा से होती हुई जा रही है ऑफ लेट। ओके, ये रहा मेरे एग्जाम का क्वेश्चन। अ स्टेट कैनॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। अगर, उसमें 2 क्लॉज है। पहला, अगर लोन पुराना पे करना बाकी है या स्टेट ने जिस लोन की गारंटी ली थी वो गारंटी के तहत वो वाला लोन पे करना बाकी है। आपने इससे 100 रुपये का लोन लिया था और आपने मुझसे 100 रुपये का लोन लिया था। तो क्वेश्चन ये है, आप वापस से जब तक मेरा लोन फिनिश नहीं कर देते तब तक आप लोन नहीं ले सकते। और दूसरा, मैं आपको तब तक दूसरा लोन लेने के लिए हाँ नहीं बोल सकता जब तक आपने इसका लोन नहीं चुकाया है। तो आपको कैसे पता कि इसका लोन चुका है? क्योंकि स्टेट को किसी से भी लोन लेने के लिए कंसेंट ऑफ द सेंटर की जरूरत पड़ती थी। तो जब आप आए, मैंने देखा इधर आ, मेरा दे दिया, हाँ सर, उसका नहीं, इसको पैसा मत देना। तो इसीलिए पैसा बाकी हो तो भी पैसा नहीं मिलेगा, सेंटर ने गारंटी ली हो किसी के लिए और उसका पैसा नहीं चुकाया तो भी पैसा नहीं मिलेगा। 120%। ये रहा, कैनॉट रेज विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। ये सब प्रैक्टिकल बातें। तो क्या है कि एक बार समझा दिया तो उलझेंगे नहीं रीड करते वक्त। अच्छी बात यह कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कम आते क्योंकि आर्टिकल नंबर अलॉटेड नहीं है। हाँ, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो चाहिए। 9th, इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज। कि सर ऐसा कब हो सकता है कि हमको टैक्स नहीं भरना पड़े आपको? तो मुझे फ़ोन आया था, तो मुझे पूछा और सर कैसे? मैंने कहा बढ़िया। मुझे बोला सर वो जो आपका रेलवे स्टेशन बना है ना हमारे ज़मीन पे, आपको फ्री है। मैंने थैंक्स भाई। आपका एयरपोर्ट है ना हमारी ज़मीन पे, वो फ्री है। वो पटरी जा रही है ना हमारे राज्य में से जिस ज़मीन पे, वो फ्री है।
सेंटर को भी स्टेट टैक्स इम्यूनिटीज देता है, नहीं तो वेरा भर ही लेता ना। हमने भी उसको रिटर्न में बोला, ये जो दिल्ली में तुम्हारा गुजरात भवन बना है ना, हमारी तरफ से भी वेरा फ्री है। आप समझ रहे हैं? एसेट्स इन रिटर्न में बहुत सारे ऐसे टैक्सेजेस होते हैं जिससे इम्यूनिटी दी जाती है कि इट्स फाइन, दे आर स्टैंडर्ड आइटम्स, मतलब उस पर अब एक पॉइंट के बाद टैक्स नहीं चार्ज कर सकते। तो यही सारी इम्यूनिटी लिखी है बोर्ड पे। एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, सेंटर की कोई भी प्रॉपर्टी स्टेट में है तो उसमें एक लिस्ट है जिसके तहत स्टेट टैक्स चार्ज नहीं करेगा। तो इसका उल्टा भी है, सेंटर में भी स्टेट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बोलते हैं कि आप भी बरी कर दीजिए। तो फाइनेंशियल रिलेशन हुआ ना गेम में, ऐसा। इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज हम देख चुके, कब आप हमको पैसा देंगे, कब हम आपसे पैसा लेंगे, कब नहीं होगा, कब कौन सा एक्ट बनेगा। नेशनल इमरजेंसी ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके। आई रिमेंबर प्रॉपरली 352 पढ़ाया था, 360 भी पढ़ाया था। चैप्टर फिनिश हुआ, एक मेंस वाला पार्ट इसमें बात करना है, सुनते हैं। स्टोरी, स्टोरी स्टोरी गाइस ऐसा है, 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। उसके बाद ऐसा है, करीब 1966 तक हम लोग बोलते कि इंडिया में नेहरूवियन एरा था, 20 साल का लंबा टाइम पीरियड। तब तक ना जो डिस्प्यूट्स थे किसके बीच में सर, सेंटर और स्टेट के बीच में, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो थे। पर जो दो वर्ड्स होते हैं, मतभेद और मनभेद, मन खट्टा नहीं होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो चलता है, सही है। तो मतभेद थे, नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस बढ़िया चलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर उनका जल्दी स्वर्गवास हो गया, ऐसे ही लिख रहा हूँ। LBS आए, उनका जल्दी स्वर्गवास हो गया। फिर इंदिरा गांधी आई, ऐसा बोलते कि फिर थोड़े सेंटर स्टेट के बीच के प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, जिसका छोटा छोटा पोर्शन मैंने आपको इमरजेंसी जब पढ़ा रहा था तब लिया था। तो प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। अब भाई कोई भी दुनिया का घर हो, उसमें अगर घर में रहने में बाप बेटे के बीच में रोज की प्रॉब्लम हो, तो घर की आवक कितनी भी हो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज इज भारत, वो सब क्वेश्चनेबल होने लगता है। तो इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए हम लोग, मैं लिख रहा हूं, सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने बहुत सारी कमिटीज बनाई अपनी लाइफ में, जिन कमिटीज ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। जैसे कि सर, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी बनाया था। हमारे सूरत के एक भाई साहब है, कौन, द मोस्ट फेमस, इसके चेयरमैन थे, हम लोग बोलते ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। उसमें ना उन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, इससे अच्छा हो जाएगा, उससे अच्छा हो जाएगा, अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक बार तमिलनाडु ने अपनी तरफ से राजा मन्नार साहब को की एक कमेटी बिठाई थी। हमने उनसे पूछा कि आप बताइए ना सर कैसे अच्छा हो जाएगा, उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए। फिर उसके बाद हमने राजा मन्नार के बाद कौन सा बैठा था, आनंदपुर साहिब, पंजाब में
बोर्ड पे। पंजाब में एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने बताया कि और ऐसे कर सकते वैसे कर सकते, इसको कर लेंगे तो कितना मस्त हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच में बहुत ही अच्छी बात है भाई। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में मेमोरेंडम बैठा और उसमें सब बात होने लगी, चले ही जा रहा था। पर इस गेम का सबसे लैंडमार्क आइटम आया जब 1986 के करीब 1983 के करीब जब सरकारिया कमीशन बैठा। सुप्रीम कोर्ट के जज है। उस कमीशन ने 1500 पेज का एक रिपोर्ट दिया। लक्ष्मीकांत 900 की, तो सिर्फ सेंटर स्टेट रिलेशन मजबूत करने के लिए 1500 पेज का एक डॉक्यूमेंट दिया। हिंदुस्तान सरकारियामय हो गया था। इतना खूबसूरत उन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत करने के लिए सजेशंस और सॉल्यूशंस और बहुत बारीक बारीक बातें। आज भी सेंटर स्टेट रिलेशन का लैंडमार्क है सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट। ऑनेस्टली इन 2025 टुडे उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेड है। कब? जो पिछले 2 दिन से ले रहा हूँ ना, उसमें मेजॉरिटी जितने अमेंडमेंट्स हैं ना, लेजिस्लेटिव लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और फाइनेंशियल लेवल पर, उसमें से बहुत सारे सजेशंस तो सरकारिया कमीशन के हैं जो मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा था। तो हमको पढ़ने की स्पेसिफिकली नौबत नहीं आती, पर जितनी बातें लिखी है वो पढ़नी तो पड़ेगी। रीड सही है। फिर भी अच्छा चला, फिर भी उतार चढ़ाव तो आते रहते जीवन में। 2007 में पुंची साहब, ये भी हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको बिठाया। भाई पुंची साहब ने भी 1500 पेज का एक सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत करने के लिए सजेशंस दे दिए। आपको एक बार रीड करना पड़ता है। उस रीडिंग में आपको एक ही फ़ायदा है। जनरली जब बच्चे इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा बैकफायर मारता है बिना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के वर्किंग के, बिना इमरजेंसी पढ़े, बिना फाइनेंस कमीशन की वर्किंग पढ़े, इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पढ़े, यूपीएससी एसपीएससी की वर्किंग पढ़े, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या ठीक करना है की बात करने लगते हैं। हम तो पढ़ने के बाद इसको देख रहे हैं। तो आप जब इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा सर ये तो पढ़ा दिया आपने, पढ़ा नहीं दिया है, इनकी बात अमल की गई है। तो मैं अमल किया हुआ बात पिछले 10-20 दिन से पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे लिए कंपैरेटिवली केक वॉक होगा। मेरी जिम्मेदारी स्टोरी बताने की थी कि बच्चा पेज पलटे तो ऐसा नहीं लगे उसके कि ये क्या लिखा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये क्या होता है। ये कुछ नहीं होता है। टाइम टाइम पर ऐसे रेजोल्यूशंस, कमिटीज़, मेमोरेंडम्स चीफ जस्टिस बैठा करते थे जिन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए अपना बहुत बहुमूल्य समय और बहुत सारा कागज दिया। यूपीएससी के मेंस में सेंटर स्टेट रिलेशंस के क्वेश्चन सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस में से होते हैं। तो उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लिखा करेंगे कि देन वी शुड इम्प्लीमेंट the suggestions given by the Administrative Reform Commission headed by Mr. Morarji Desai. Some of the suggestions given in the Rajamannar Committee or the Anand Sahib Resolution or the West Bengal Memorandum are also to be kept in mind. Suggestions like Sarkaria Commission and then Punchi, where they talked about the administrative relation, the legislative relation and the financial relation between the center and state through article this is also a commendable step that India can take towards strengthening the cooperative federalism and competitive federalism in India. भारी भारी लगता है आंसर, बस ज्ञान होना चाहिए तो आंसर में लिखते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग हर बार क्या क्वेश्चन आता है मेंस में, सर कंक्लूजन में कैसे मजबूत करूं, इंट्रो के लिए क्या करूं। तो हम बोलते हैं कि किताब के बेसिक में से कुछ उठा लो, किसी फैक्चुअल चीज़ से स्टार्ट ही दो। क्योंकि जब आपसे पूछेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन को कैसे ठीक करें तो मेरे पास तो कोई सुझाव नहीं है अलग से, इस जन्म में भी नहीं हो रहा। और किसी का 1500 पेज दिया तो उसी में से 4 लिख, गलत तो होगा ही नहीं। उनको कोट करके लिख और नंबर पा, यही फंडामेंटल है।
यही बात करनी थी, ये आपको रीड करना पड़ेगा। कि सेंटर का पावर यूनिटरी लेवल पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो उसी को तो बाद में, जैसे स्टोरी तो कैसा है कि बहुत लंबी हो सकती है, उसी के बाद जैसे मान ले एग्जाम्पल 1969 है, मेरा एक क्वेश्चन है, दो ऐसे केसेस बता जो फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मैंने इसके बाद कोट किया हो। इसी क्लास में किया था। परफेक्ट। मिनर इसी के बाद तो 1973 केशवानंद भारती है, जिसमें केंद्र और राज्य के रिश्ते बढ़िया हुए। फिर उसके बाद 1980 मिनरवा है, उसमें बढ़िया हुए। तो ये लोग यही बात करते थे, फिर केस हो जाते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसी को हाँ बोलता था, तो डन होता था बात। सही है ना। फिर उसके बाद मान एग्जाम्पल लेता हूँ, सरकारिया कमीशन 83 है, सरकारिया कमीशन 83 है, तो कौन सा ऐसा केस पड़ा है मैंने 83 के बाद जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए कोई बात हुई हो। बेसिक स्ट्रक्चर एकदम मजबूत होना चाहिए, कभी भी केंद्र ऐसे हावी नहीं हो जाना चाहिए राज्य पे। हो एसआर बोमा है, एसआर बोमा है, तो कैसा है, कमिटीज केसेस इनके तहत सेंटर स्टेट रिलेशन मजबूत रहता है। मेरा क्या एम है पता है आज, कि आप जब इनको पढ़ेंगे यहां से, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्या नया बोल रहा है, क्योंकि बेस्ट पार्ट क्या है, सारा इसके पहले के 20 पेज में हो चुका है इंडिया में, तो आपको लगे ये तो हो ही गया, तो इसमें लिखने की क्या जरूरत थी। उधर ये नहीं लिखा है ना कि इसकी वजह से हुआ है, तो ये सब रिपीट फॉर्म में ही जाएगा कि इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, ये वो, तो सही तो है, सारा ही किया हुआ है। आज भी राजा मन्नार कमेटी ये बोलता था, फिर उसके बाद आप कोई भी ले लेंगे, आनंदपुर साहिब में क्या बात हुई, अब अकाली दल है पंजाब वाले, वो क्या बात करेंगे उस वक्त, अरे यार जैसे इसको कैसे मैच करते हैं आप। अभी इसका रेजोल्यूशन मान ले 1973 है, कोई भी जैसे इमरजेंसी वाले चैप्टर में चले जाओ, सही है, इमरजेंसी वाले चैप्टर में खाली इतना देखो कि पंजाब के सामने कौन कौन से ईयर में प्रेसिडेंट रूल लगा है, आप खुद ही समझ जाओगे। तो आनंदपुर रेजोल्यूशन बिठाना ही पड़ता ना, क्यों बिठाएंगे वो, यार हर थोड़े दिन पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते, ये क्या तरीका है, सेंटर स्टेट रिलेशन खराब हो जाता है, तो उसको मजबूत करने के लिए ये मैचिंग का तरीका होता है। और क्या, मैं भी नहीं बोल रहा था, वन फाइन डे जब वो फनल तैयार हो जाएगा और हमारे लिए पूरी बुक एक जैसी हो जाएगी, तो हमको सब समझ आएगा। समेटने के लिए 2 लेक्चर लेने वाला हूं इस बार तो मतलब पूरा खत्म कर देने के बाद कि ऐसे समेट सकते हैं। आगे बढ़ूं, फिर वेस्ट बंगाल में इसी तरीके से बात होगी। सरकारी, ये रहा सरकारिया कमीशन 1983 में बन के चालू हुआ। इतना सारा बोल रहे हैं यार, और कहाँ है 200-300 पेज, कहीं होगा बीच में, 1400 पर। ठीक है, फिर पुंची देखना, पुंची, ओ ये इनका था 1500 पेज। खत्म ही नहीं कर रहे। जनरली वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जनरली व्हाट हैपेंस, वो चैप्टर वहाँ खत्म होता है ना, लोग छोड़ देते हैं। तो इसको फ्री फ्लो में पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो सब चैप्टर में दिया हुआ ही था, तो पुंची के बाद ही तो इम्प्लीमेंट किया कितना सारा, तो चैप्टर में तो मिलेगा ही, ये बात पता होनी चाहिए। हेलो, हाँ, एंड अगेन लाइक ऑलवेज, किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई डाउट आता है, कोई वर्ड, कोई स्टोरी, कोई इवेंट, कोई कैरेक्टर, कोई बात नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फॉर एनीबडी हु इज
who is teaching only polity today and is confining him or herself to the articles and the rules, उसमें पुंची कमीशन की रिपोर्ट पढ़ाना इस फ्लो में मतलब एक टीडियस टास्क हो जाएगा। और खासकर तब जब अभी फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, ये सब पढ़ाना बाकी है, सेंटर मतलब टॉपिक्स तो बाकी है ना, तो वो सब भी तो इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आधा ज्ञान कम भी पढ़ सकता है कहीं कहीं पर, तो बट इफ़ यू गिव इट अ रीड इज 7-8 पेजेस, तो इट कैन हेल्प। आगे बढ़ूँ। हमारा क्या चीज़ सरकार बनाती है ना अपनी तरफ से, द गवर्नमेंट, जैसे पुंची और सरकारी और पुंची ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बनाई है सेंटर स्टेट रिलेशन को बेहतर करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, इंटर स्टेट रिलेशंस। चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा है, इसमें एक लॉजिक है इस चैप्टर को पढ़ने का। लॉजिक मेरे नज़र में वो लॉजिक ठीक है। गिव मी अ मिनट प्लीज।
मस्त, इन इट्स शॉर्टेस्ट फॉर्म इसको समझते हैं। हम अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो सेंटर स्टेट रिलेशन था। अब जो चैप्टर है उसका नाम ही इंटर स्टेट रिलेशन है। दो बच्चों में झगड़ा हो जाता है तो सुलह कौन करके देगा? घर के बच्चों में भी सुलह हो जाता है तो कौन करके देगा? पेरेंट्स। सबके घर के अपने डायनामिक्स हैं, इसीलिए मैं पूछ नहीं सकता कि उसमें प्रेसिडेंट कौन है। पापा होते तो बता देते कि अरे कहाँ बेटा, जो तुम्हारी मम्मी कहती है वही तो हो रहा है। और मम्मी को बुलाओ तो मम्मी कहेगी कि रहने दीजिए, सब आपके हिसाब से होता है, खाली हमको बदनाम करते। तो ये कथा तो क्या राम सीता की भी है, ये दुनिया में चलेगी। पर एक बात तय है कि स्टेट्स के बीच की अगर लड़ाई है तो उसका समाधान सेंटर के पास ही आकर हो सकता है। बराबर? मैंने एक दिन कहा मैं नहीं कर रहा, कर लो आपस में, तो क्या तरीका है? भैया वगैरह के पास तो बराबर है, भैया चला जाएगा और तुम लोग आपस में बैठोगे। दो ही तरीका है ना, या तो खुद आएगा पापा, और जब वो आते तो सुलह करके ही जाते। भैया में तो फिर भी क्लेश है, नहीं भैया ऐसे वैसे, फिर भैया पापा से पूछते हुआ, अरे पापा मैं गया था, अरे तुमसे इतना भी नहीं होता, तुम क्या आगे जा। वो भी बेचारा पिल जाता है उसमें, उसको लगता है मेरे को भेजा ही क्यों था, मुझे मालूम है मेरे से ये मानेंगे नहीं। पर अब पापा भी पूरे दिन खुद थोड़ी जाते रहेंगे। ऐसे ही हिंदुस्तान में 4-5 आर्टिकल्स के तहत 4-5 ही संस्था है जो आज चल रही है, जो इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई है, और हर एक में अलग 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 टाइप की बॉडी है। दैट्स इट। उसमें से 5 में से 4 तो रेकमेंडरी इन नेचर है। बात कर ले। पहला आर्टिकल 262 उसमें से पहला है। उस आर्टिकल में क्लियरली क्या लिखा है पता है? इंटर स्टेट रिलेशंस को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी। तो हमने एक दिन बुलाया, हाँ बे क्या लफड़ा है? तो पता है इन्होंने क्या बोला? सर पता है, सच बताऊं, झगड़ा एक ही बात का है। हमने कहा कौन सी बात का है? बोलते हैं पानी। मैंने कहा पानी? हाँ बच्चों, जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है तो ऊपर जो राज्य होता है उस राज्य को अपर रिपेरियन बोलते हैं, और जो नीचे का राज होता है उसको लोअर रिपेरियन बोलते हैं। 99% ऑफ द टाइम्स लोअर रिपेरियन को अपर रिपेरियन से तकलीफ रहती है कि भाई तुमने पानी रोक दिया एंड ऑल दैट ड्रामा। सही है। तो ना झगड़ा ना हो ही ना, इसके लिए इस आर्टिकल के तहत एक एक्ट पहले ही बना दिया था। उस एक्ट का नाम है रिवर बोर्ड एक्ट। ये ना झगड़ा ना हो के लिए है। इसमें बोर्ड बैठता है। बोर्ड क्या बात करता है? ठीक है पानी दिए, तुम खुश हो, हाँ देख लेना इस बार समर में बराबर दे देना, उसका इस बार फसल लगता है उसमें दे देना, ताकि ना झगड़ा हो ही ना। तो रिवर बोर्ड एक्ट जो है ये इंटर स्टेट रिवर्स को के संदर्भ में बना है। बोर्ड पे दिख भी रहा है, बोर्ड बैठता है, ये भी बोर्ड पे दिख रहा है, स्टेट्स के रिक्वेस्ट पे बनता है। तो पार्लियामेंट ने तो अपना लफड़ा खत्म पाया कि भाई रिवर बोर्ड एक्ट बना, जो जो लफड़ा है चलो चलो बोर्ड में बात करो सर, ये बोर्ड में ओके। फिर किसी दिन ना झगड़ा ना हो के लिए जो बनाया था उसमें झगड़ा आ गया, तो इसीलिए झगड़े के लिए ये वाला एक्ट है। इस एक्ट का नाम ही है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। झगड़ा ना हो और झगड़ा हो गया हो तो इस एक्ट के तहत, सिर्फ इसी एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल बनता है। स्पेशली किस काम के लिए?
लिखा तो है वाटर, तो ऑब्वियसली आसमान का तो होगा नहीं, रिवर वाटर। तो इस एक्ट के तहत है जिन जिन राज्यों में आज के दिन में पानी का डिस्प्यूट है उसके तहत उनके ट्रिब्यूनल्स बना रखे हिंदुस्तान में। कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 15 साल से झगड़ा चल रहा है, किसी किसी का एवरेज टाइम ही 30 ईयर पार कर चुका है। नदी का पानी सूख नहीं रहा, नदी का पानी रुक नहीं रहा, सारे राज्य फुल फ्लो में बढ़ रहे हैं आगे। सोच के चल कि पीछे वाले राज्य की आबादी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई तो पीने के पानी के लिए अगला पानी रोक लेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए ले जाता है, चोरी कितना हो जाता है और दुनियादारी नीचे वाले राज्य का कैसे करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम रिपीटिंग समथिंग। अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज फॉर बेट कितना भी हॉर्न बजाए, आगे जो कार है उस या बाइक है उसके पंख नहीं है, इट कांट फ्लाई, इट विल ऑल्सो ड्राइव। वो सिर्फ यूं ही नहीं खड़ा, कोई बात होगी, तेजी से बजाएंगे तो गुस्से में नहीं भी बढ़ेगा। क्रोध की सबसे गंदी बात क्या है? उसका असर आप पे पड़ता है, आपसे उत्पन्न हुआ है तो आप पे असर पड़ता है। और खासकर जब आप अपनी ही गाड़ी में बैठ के सामने वाले को पता भी नहीं चलने दे रहे कि आप क्रोधित हैं, तो आप पे काफ़ी असर पड़ता है। ऐसे में लोग उसे बेवकूफ़ होने का दर्जा देते हैं। कोशिश करना कि आप उस दर्जे को हासिल ना करें। आर्टिकल 262 के तहत 2 एक्ट्स बने हैं, रिवर बोर्ड्स एक्ट और डिस्प्यूट्स एक्ट। स्टेट्स खुद बनाते हैं, रोज का डिस्कशन के लिए बना रखा है। डिस्प्यूट हो तो इसमें आके रजिस्टर करना, ट्रिब्यूनल बैठेगा, ट्रिब्यूनल का डिसीजन बाइंडिंग होगा, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट लेगा तो कट गया। अरे यहाँ एक बात लिख देता हूँ, दिस ट्रिब्यूनल इज नॉट अंडर आर्टिकल 333 323B। आगे बढ़ते हैं। फिर 263 में क्या लिखा है पता है? कानून मत बनाना, मिलजुल के सॉल्व करने का कुछ करो। तो क्या कर रखा है पता है? एक संस्था बनाइए जिस संस्था का नाम ही है इंटर स्टेट काउंसिल। इस संस्था का मालिक हूं मैं। तो इसको सुलह करने के लिए क्या करते हैं पता है? पीएम, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री जिसमें सीएम के साथ गवर्नर को भी बुलाते हैं। पीएम, सीएम, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर और इतने लोग आते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग के लिए। 10-15 साल में एक बार हो पाता है। क्यों? थैंक यू। इकट्ठा करना मुश्किल है। सेकंड, कौन सा ऐसा शहर है जो इतने वीआईपी को एक साथ रख सकता है? तीस सीएम, 30 गवर्नर, पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, दुनियादारी। अरे बॉर्डर से सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी उस शहर में। कहाँ इतने होटल? ये हो। और सबसे जोरदार बात, इसके बाद बात क्या होगी? जब लड़ाई होके घर जाना है तो दूर दूर ही लड़ रहे हैं, वही ठीक है, अलग अलग मिल मिल के सॉल्व कर रहे हैं। आज थोड़ा बहुत याद है, 2016 में पिछली हुई थी इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग। हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में सैलाब आ गया था 2-3 दिन के लिए। क्यों? सबसे कॉमन लफड़ा बताता हूँ। ये बैठा सीएम, ये बैठा गवर्नर। तो हमने सीएम से पूछा, पीएम सब ठीक? बोले एक तो ये जो एजेंट आप भेजते हैं ये तो आपके लिए काम करता है, हमारे आपस में लड़ लिए सीएम और गवर्नर। चल भाई खत्म। और मुद्दा तो अब तो आप इतने शिक्षित हो गए कि आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए इसकी मीटिंग नहीं होती। मैंने लिख दिया, इट इज़ अ रिकमेंडरी बॉडी।
बनता है 263 के साथ, ऐसा नहीं है, पर नहीं काम होता। ओके ओके, एक स्टोरी है, उधार रखना पड़ेगा पर थोड़ा ही बात कर रहा हूँ। स्टोरी है आज़ादी के बाद। ओके, आई कैन पिक इट फ्रॉम अ प्लेस। अच्छा छोड़ो, आज़ादी के बाद पता है मैंने वो नेहरूवियन एरा लिखा। उस एरा में यार एक प्रॉब्लम बहुत आ रहा था, स्टेट्स का। आज़ाद हो गया हिंदुस्तान तो बॉम्बे स्टेट था, तो मैं सूरत आया था तो एक आदमी मुझे बोलता है माला मराठी येत नाही। उसमें से एक मराठी मुझे क्या बोलता है, मने गुजराती नहीं आवड़ती, मारे छुट्टू करी दो, रेउड नहीं आम ताम करी नहीं। फिर मैं एक दिन हैदराबाद गया था तो मुझे क्या बोलता है, मैं ये तमिल के साथ नहीं रहूँगा, हम तेलुगु बोलते हैं, वो तमिल बोलता है। हिंदुस्तान में 1950 से 1960 के बीच में नए राज्य बनने का एक सिस्टम चालू हुआ था जिसका लेक्चर 2-3 दिन बाद होगा। सही है, बहुत झगड़े हुए 1951, 52, 53, 54, 55, 56 और फाइनली 56 में ना एक कमीशन बिठाया गया जिस कमीशन का नाम ही स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। का मतलब क्या है, सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है। वो कमीशन के हेड है फजल अली साहब, उनकी चर्चा आज नहीं हो सकती है, बट उन्होंने एक बात बोल दिया था कि सुनो कमीशन वगैरह तो ठीक है, एक एक्ट पास करो पहले, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और उस केस में सारे स्टेट को आपस में, हाँ भाई कैसे रीऑर्गेनाइज होना है, तारे तू बता तेरा ये वो। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन के तैयार हुआ। जैसे ही बन के तैयार हो, फुल झगड़ा, हमको ये नहीं चाहिए, अरे तुम अपने एरिया में ले लो। तो एक मिनट, तो पूरे हिंदुस्तान को 5 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया था। अब मेरी बात को सुनना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, 5 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया था। और क्या बोला था, वेस्ट वाड़ा तुम पोते जोई लो, शू करवू है भाई, केवी रीते आम ताम। और उसमें क्या बोला था, होम मिनिस्टर साहब आप वहाँ के सीएम वीएम सबके साथ मिलके आप डिसाइड कीजिए कि उधर का जोन कैसे होगा, आप वहाँ डिसाइड कीजिए, आप वहाँ। खास तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके तहत जोनल काउंसिल्स इंटर स्टेट रिलेशन को कम करने के लिए बने जरूर थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1970 आते आते चीज़ें थोड़ी कंपैरेटिवली सही हो गई। तो हम क्या पढ़ते पता है कि जोनल काउंसिल्स से इंटर स्टेट रिलेशंस तो अच्छे हुए ही थे। फिर वही जो इंडिया में होता आया, एक बंदे का फ़ोन आया नागालैंड से, बोलो सर वो जो ईस्ट जोनल काउंसिल में जो राज्यों का नाम लिखा है उसमें तो 4 ही राज्य लिखा है, तो हम क्या राज्य नहीं है क्या? अरे हमने कहा बुड़बक तुम नॉर्थ ईस्ट के राज्य भूल गए। तो 1971 में फिर से एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट का नाम ही था नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट, और उस एक्ट के तहत 7 राज्य और एक सिक्किम जो भाई तुम कहते हो उनको मिला के एक और जोनल काउंसिल बनी नॉर्थ ईस्ट की। तो आज के दिन में इंडिया में, अगर मुझे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना तो आज के दिन में इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट के तहत 5 जोनल काउंसिल्स है, और छठा वाला जो है वो नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बना। तो टोटल वी हैव 6। तो अगर मुझे बोर्ड पर कोई मतलब कोई बाहर मेरे को पूछ लेना, सर इंटरस्टेट रिलेशंस में सॉल्व करने के लिए भारत सरकार के पास क्या क्या प्रावधान है, तो मैं उसको बोलूंगा फिलहाल रिवर बोर्ड एक्ट है 262 के तहत, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है 262 के तहत, इंटरस्टेट काउंसिल है 263 के तहत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 5 जोनल काउंसिल है, और नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल 1971 के तहत एक और जोनल काउंसिल है। यही टोटल प्रावधान है इंटरस्टेट रिलेशन को बेहतर करने के लिए हिंदुस्तान में फिलहाल इस चैप्टर में। वो क्योंकि हर बार चैप्टर पलटेंगे ना, तो ले अभी ये क्या आ गया बीच में। आर यू विथ मी? आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, ये इधर ही है, आप एक बार पेज पलट के खाली हेड्स देखिएगा अपने में।
सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, हाँ। प्लस ब्रदर। यहां लिख देता हूं। ये बाय प्रेसिडेंट है ना, इंटरस्टेट काउंसिल, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल के तहत बना है और इसके तहत कानून बनाने का मौका दिया है इसको। तो ये दोनों सुनो, ये दोनों पार्लियामेंट ने बनाया है, ये प्रेसिडेंट ने बनाया है। जो मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था मम्मी पापा वाला, तो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। आप एक बार आंख घुमा लीजिएगा चैप्टर में कि आपका स्केलेटन तो बन रहा है ना। इसके बाद में यूनियन टेरिटरीज और उसके बाद शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया पे मूव करेंगे। सब स्टेट यूटी रिलेटेड बातें जो है वो एक साथ पैक कर देंगे, सब ओवरलैप हो रहा है, स्मूथ रहेगा कंपैरेटिवली। हाँ, अब क्या क्वेश्चन था? मैंने भी एक बुक में पढ़ा है, इसमें ना दूसरी बुक में पढ़ा था, इंटरस्टेट काउंसिल को पेपर टाइगर भी बोला जाता है। पेपर टाइगर दहाड़ता नहीं है, 10-10 साल हो जाते मिलते नहीं है ना, मतलब पता नहीं अब ये क्योंकि हिंदुस्तान, वो जवाब वही था जो मैं अभी दे रहा था पहले अनजाने में। हिंदुस्तान के सारे धुरंधर है इसमें, 10-10 मतलब 10 साल अभी होने आए, मिले नहीं हैं, तो पेपर टाइगर ही होगा। इट्स ऑन पेपर। हाँ वही। सर 56 के बाद 71 में इन 8 स्टेट्स का उन लोगों ने काउंसिल बनाया, तो उससे पहले इनका कोई डिस्कशन या फिर कुछ वो नहीं था? वो पढ़ाना है अभी, उसका क्वेश्चन है अगले टॉपिक में। सर 56 के बाद 71 में इन 7 राज्यों के लिए बनाया, तो उनसे पहले इनका कोई डिस्कशन नहीं था। उसमें ये बनते भी थे, ये टूटते भी थे, ये यूटी भी थे, ये स्टेट भी बने, तभी ये चर्चा हुई कि भाई उनको भी उन होता क्या था, हर बार वो दिल्ली क्या हुआ सर हमारे में ये हो गया, तो समझ आता था कि अगर आसाम किसी का कुछ ले रहा है तो बाजू में मेघालय का ही ले रहा होगा, तो फिर समझ आया कि काउंसिल ही बनाओ, पहले उधर चर्चा कराओ, और उसकी स्टोरी अभी से 10 मिनट बाद अपन ले रहे हैं। ये जो वाटर डिस्प्यूट है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में नहीं आता, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट में केस आता है। हाँ, वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, सबसे पहले आपको ट्रिब्यूनल के लिए उधर ही जाना पड़ेगा। जैसे ये चैप्टर में देखते हैं ना, जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा, जैसे इन कारणों से बनाया है, बोर्ड पे इन कारणों से बनाया है, ये देख, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर्टिकल 262 के तहत बनेगा, बराबर है। ये किस चीज के लिए बनेगा? रिवर वगैरह। जैसे इस, अगर मुझे इस चैप्टर को अच्छे से लिखना होता तो मैं क्या करता पता है, ये एक पार्ट है ना, ये इसी का है, ये दूसरा वाला है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसका है, तो मैं ये लिखता तो इसके साथ ये वाला लिख देता, ये रिवर बोर्ड वाला है, ये वाला, ये जो 2 पॉइंट लिखा है ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट वाला। आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ,
फिर ये नीड, और ये रहे आज तक के सारे ट्रिब्यूनल जो बने हैं, इतने ही हैं अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। कोई एक बढ़ा हो आपके पे उसमें, तो पता नहीं है ना। तो आज तक इतने, और यही ऑफिशियल है। फिर इंटरस्टेट काउंसिल, ये 263 के तहत बना। अब देख यहाँ पे कहाँ गया होगा, ये रहा ना, ये देखो, पीएम, सीएम ऑफ यूटी, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर ऑफ प्रेजेंट रूल वाले सेंटर का रिकमेंडेटरी बॉडी ही होगा। लड़ लेंगे ना तो आपस में। अच्छा लिखा ही, ये पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्या बातें करते होंगे। हाँ, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये पढ़ा चुका हूं। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पिछले चैप्टर में, फाइनेंशियल रिलेशंस में हम पढ़ रहे हैं। जोनल काउंसिल्स, सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत 5 जोनल काउंसिल्स बन के तैयार हुए, जिसमें हर जोनल काउंसिल में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, उस साइड के सीएम, उधर के 2 मिनिस्टर, उधर के एडमिनिस्ट्रेटर, ये पूरा एक जोनल काउंसिल बनता था। ऐसे करते करते हिंदुस्तान में वो गए कहाँ, अच्छा ये रहा। उस वक्त हिंदुस्तान में नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और साउथ 5 बने थे। तो ये लोग मिलते करते थे, ये वो रिकमेंडेटरी बॉडी ही है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का काउंसिल बनाया 71 में, जिसमें ये रहा आसाम से लेकर सिक्किम तक के। ये इस चैप्टर का स्केलेटन है, जो वो सही है ना, हो जाएगा। ये वो लिखा है कि नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, ईस्टर्न वाले में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है। तो चर्चा तो होगी ना कि आसाम, मेघालय, वो सब। तो बोले अरे वो तो रह गए, फिर बाद में बनाए। नेक्स्ट चैप्टर, यूनियन टेरिटरीज। सबसे सस्ता चैप्टर है, क्योंकि अपना मोर ऑफन देन नॉट देखा हुआ ही है, तो ऐसा फॉर्मेलिटी में वो बात कर लेते हैं कि ऐसा नहीं हो जाए कि थोड़ा स्टोरी वोरी सुने। जैसे पूरा स्टोरी आज नहीं पढ़ा सकता, पर स्टोरी को लॉन्च कर सकते हैं। सुने, जैसे 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान, मैंने मॉडर्न में पढ़ाया है, जब आया था बच्चों, तो हिंदुस्तान तीन पार्ट में बटा था, 3 लिस्ट थी। इसका एक बहुत अच्छा चैप्टर है, वो चैप्टर जब दिन आएगा तभी और अच्छे से हो पाएगा, आज तो मुश्किल है। तो 3 टाइप की लिस्ट थी, वो अभी मेरा कंसर्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ उस लिस्ट में 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज थे, ऐसा था। फिर आज़ाद हो गए। 1950s से 3-4 प्रकार के बवाल शुरू हो गए थे। आपको एनीबडी
तीन चार प्रकार, क्या क्या बवाल हो सकते हैं? नहीं है ना, कोई भी एक लिखता हो पहले। जैसे एक था कि थैंक यू, जैसे अलग करो, और क्या बवाल हो सकता और वो टेरिटरी पूरी तरह मतलब अंग्रेजों से नहीं ले पाए होंगे आप। है ना? हमको पूरा हमको दो, हाँ पूरा हमको दो, ये भी बवाल हो ही रहा होगा उस वक्त। फिर हमको यूटी से निकाल के राज्य बनाओ, सही है। कोई राज्य भी ऐसा कह रहा होगा कि हमको यूटी बनाओ, लिख रहा हूं खाली। कोई क्या बोल रहा होगा, प्लीज हमको बचाओ। कोई क्या कह रहा होगा, भाई हम अंडमान निकोबार, भाई हम, अरे कहाँ रह गया था तू इधर। कम से कम 1970 तक हर रोज की यही मगजमारी थी। तो जब भी लगेगा 5, 7, 8 दिन बाद उसका नंबर आएगा, इस साल एक 4 राज्य बनाए, फिर अगले साल 2 यूटी बनाए, तीसरे साल मेघालय ना हमको, फिर एक साल गोवा बोला, अरे मैं सर रोज की मगजमारी चल रही थी इंडिया में। शायद 2014 में आंध्रा तेलंगाना अलग हुआ और आज भी बवाल चल रही है। और उसके बाद 370 हटा के 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए, तो एक राज्य को भी यूटी बनाया है। हाँ, तो आप ये मत बोलना कि राज्य बोलता होगा सर यूटी बनाने, वो बोलता होगा कि नहीं ये नहीं पता, बनाने वाले बना भी देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर लद्दाख को बोलते लद्दाख तुम यूटी रहोगे, कश्मीर इसको राज्य वापस बना देंगे। अभी चर्चा चल ही रही है, तो हो तो कुछ भी सकता है। तो यार 78 years of independence and till date who will be a UT, who will not be, ये सब चलता है। मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ यूटी रिलेटेड बातें अनजाने में करा दी थी। पूछता हूँ चल, जब लोकसभा पढ़ा रहा था तब यूटी को लेकर क्या बात हुई थी? हाँ, सभी यूटी के पास लोग ऑसम। सारे यूटी की एक कम से कम लोकसभा की सीट है। राज्यसभा में क्या सिर्फ 3 के पास है, तो बाकी के पास क्यों नहीं है? टू स्मॉल, ये भी बात हुई थी। फिर हमने एक और बात की थी कि दिल्ली से अगर इलेक्शन होना हो राज्यसभा की सीट के लिए तो फिर कैसे होता होगा? ऑसम, इलेक्टोरल कॉलेज बनता होगा दिल्ली का। ऐसे ही जब जब बात आती गई तब तब हम जाने अनजाने में उसका जिक्र करते गए। फिर मैंने आपसे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भी बात की है, चीफ कमिश्नर्स की भी बात की है, कौन सी यूटी में क्या सीट हो सकती है उसकी भी बात की। मोर और लेस मेरे हिसाब से मैंने ठीक ठाक यूनियन टेरिटरीज को लेकर बात किया है, जिससे ऐसा कोई नहीं है क्लास में जिसको अंडमान की कोई खास बात थी जो बताना रह गया। एक बात बाकी है, इसी की वजह से ये चैप्टर में हूँ मैं। अदरवाइज ऐसा दिमाग में है कि हाँ ठीक है सही है। यही यूटी की स्टोरीज थी। अब इस दौरान बोर्ड पे जैसे, अच्छा, जब भी यूनियन टेरिटरी बनेगा, राज्य होगा, कुछ भी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई ना कोई खास बात तब आ सकती है। पूरा प्रोसेस शुरू हुआ 1956 से, ठीक है। पहले बोर्ड पे देखते हैं। आज टोटल 9 यूनियन टेरिटरी है बोर्ड पे। अंडमान निकोबार 56 में बना है, दिल्ली 56 में, लक्षद्वीप 56 में, दादरा एंड नगर हवेली 61 में, दमन 62 में, पुद्दू 62 में, चंडीगढ़ 1966 में, जम्मू कश्मीर 2019 में, लद्दाख 2019 में। काम का है सर? नहीं,
पर अब यूटी का चैप्टर है तो इतना तो लिखेंगे कि 9 कब पैदा हुए। किस कारण से बने सर? लिखा है ना, दिल्ली और चंडीगढ़ को पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के लिए बनाया है। ये एक बात थी जो आज तक हमारी कभी नहीं हुई। अंडमान क्यों है सर? तो अच्छा पढ़ाना होता तो मैं अंडमान और निकोबार में बोलता स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। तो सर दमन एंड दीव क्यों है? कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। तो सर फिर मिजोरम मणिपुर ये तो पहले थे, अब तो नहीं रहे। उनको क्यों पहले यूटी बना रखा था? बिकॉज ऑफ दैट बैकवर्ड एंड द ट्राइबल पीपल। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे तो ये मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, ये बात अपनी नहीं हुई थी। उसके अलावा यूटी क्या होता है, दिल्ली कैसे चलता है, पुद्दू कैसे चलता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा है तो है। अब वापस से पढ़ाऊँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड होकर एमएलए होते हैं तो दिल्ली में 70 एमएलए है, 70 एमएलए में से 35 एमएलए अगर +1 जीत जाते हैं तब एक पार्टी बनती है, उसके तहत फिर वो मेजॉरिटी से उसका सीएम बनता है, फिर वो जाते हैं, फिर वो बात हो गई है। ये लद्दाख और कश्मीर को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज कैसे होता है, यही तो पढ़ाया था भाई। 9 है आज, 9 में से 3 में है ना, तो बाकी 6 का एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से होता है और उन 3 में सीएम होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसे ही तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनियन टेरिटरी का, यही यहाँ पर लिखा है, ये रहा। बाकी 6 में इस तरीके से होता है, लेकिन 3 में उसमें पुद्दू, दिल्ली और जेएनके में लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें काउंसिल ऑफ, ये तो ये मतलब तो पढ़ा हुआ है कौन किस पे कानून बना सकता है, किस पे नहीं बना सकता। पूरा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव यही पढ़ के निकाला है हमने। कॉन्करेंट पे कौन बना सकता है, नहीं बना सकता है, वगैरह वगैरह। हाँ, एक बात हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि बात भी की थी हमने, पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस से मजाक में मैंने कहा भी था पी कॉमा जी लिखाओ, पूछ मत लेना कि वो क्या लिखा है। तो ऑब्वियसली इन यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट महोदय कर सकते हैं। ये भी रिपीटेड लेवल पर ही इस चैप्टर में लिखा हुआ है, और क्योंकि रिपीटेड लेवल पर लिखा हुआ इसीलिए मैं इतना एफर्ट नहीं डाल रहा इसको पढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली ये एक बात जो यहाँ लिखा हुआ है, पर इससे अच्छा मुझे पर्सनली ये टेबल में लगता है। ये देख, जो नहीं पढ़ाया आज तक बोर्ड पे। बच्चों, अंडमान एंड निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। सबसे मस्त तो अभी दिखाऊंगा। चंडीगढ़ तो ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आता है। दादरा एंड नगर हवेली बॉम्बे हाई कोर्ट में आता है। दमन एंड दीव बॉम्बे हाई कोर्ट में आता है। इसका तो फर्स्ट ऑप्शन देख के बच्चे टिक मारते हैं। दमन एंड दीव गुजरात हाई कोर्ट, ऑब्वियसली नो, इट्स बॉम्बे हाई कोर्ट, इट्स बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये एक बात आपने लिए गलती नहीं होनी चाहिए। दिल्ली उसका खुद का हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट में आता है, ये भी बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। पुदुचेरी मद्रास हाई कोर्ट में। खाली पुदुचेरी 4 शहर बन के है, ऐसा मालूम है? हाँ, घर जाके गूगल भी करना है। सिर्फ एक शहर पुद्दू नहीं है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू हाई कोर्ट, लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। ये एक बात खाली अपनी रह गई थी। तो ये जो टेबल बनाया हुआ है ना, यही टेबल यहाँ पर है, ये सारे हाई कोर्ट लिखे हुए हैं। तो आगे टेबल बना हुआ है तो ये भी ओके। बच्चों, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली में सारी बात हो रखी है हमारी, जाने अनजाने में, कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, उसमें 70 होते हैं, उसमें ऐसे होता है, उसमें 7 MP होते हैं, वगैरह वगैरह। वो सब की तो चर्चा अपनी हो रखी है। कौन शपथ देता है, कौन, चाहो तो फिर वापस पढ़ लेना, बिग डील। तो एक दिल्ली का है, एडवाइजरी कमेटी कोई काम नहीं आता। नेक्स्ट चैप्टर, अलग अलग है।
अरे दो बच्चों का सेम बाप नहीं हो सकता, तो दोनों बच्चे सेम है? अरे दादरा नगर हवेली अलग है, दमन एंड दीव अलग है यार। चलो दोनों में सेम लिखा हो तो उससे क्या लेना देना, बुक में गलती है। यार अलग है, अब उसको कैसे एक कर दिया वो मैं नहीं जानता, पर चैप्टर संभल जाएगा यूनियन टेरिटरी वाला। कहीं कुछ खास होता तो मैं बात करता। दो बातें उस चैप्टर में खास थी, एक किन किन कारणों से किन को यूटी बनाया है, क्योंकि हर एक में पॉइंट अलग था, और दूसरा कौन से यूटी को कौन सा हाई कोर्ट अलॉट होता है। अदरवाइज यूटी पे क्वेश्चन इन जनरल तो बनता नहीं। वो जो दो स्टार्ट में बात किया स्पेशल कॉलेज लगता है चूज़ करने के लिए राज्यसभा से दिल्ली हाई कोर्ट का, वो एक पार्ट था, और सारे यूटी को एक एक लोकसभा की सीट मिलती है वो एक बार, वो तो शायद इनिशियल लेक्चर्स की वजह से ही अपना वो वाला पार्ट तो हो गया, वो पार्लियामेंट में कवर हो जाएगा, तो वो वाला एस्केप मतलब वो अपने को दिक्कत नहीं देगा। बराबर, ये वाले टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ, स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। इसके मतलब फिर इसके बाद आज का ख़त्म हो जाएगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे जितने भी एरियाज़ वाले अदर देन पंचायत एंड पंचायती राज है, फिर एक बार के लिए मोटा मोटा अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मुझे 5 मिनट टाइम चाहिए डायग्राम बनाने के लिए।
सुनते हैं, पहला पढ़ते हैं स्केड्यूल एरिया। सुनते हैं बच्चों, इंडिया में प्रेसिडेंट महोदय इंडिया में 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे कहीं एबॉरिजिनल्स अगर मिलते हो तो, एबॉरिजिनल्स का मतलब होता है क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस, वहीं के आदि समय से चले आ रहे हैं, जिनका अभी भी जीवन शैली जीने का तरीका थोड़ा सा लेस अर्बन या अपग्रेडेड हो। तो किसी भी जगह पर अगर एबॉरिजिनल्स हैं और वहाँ पर लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो उस जगह को वो कितना भी छोटा जगह हो, कितना भी बड़ा जगह हो, एग्जाम्पल ले लेते हो ना सूरत का, मिनी गोवा पीछे था, उसको स्केड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं। सही है। तो जब प्रेसिडेंट ऐसे किसी भी एरिया को मिनी गोवा डिक्लेयर है, स्केड्यूल एरिया डिक्लेयर कर देते, तो बिकॉज गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, तो उसके बाद से गवर्नर को बोलते, तू ध्यान रखना, मैंने इन दोनों क्राइटेरिया पे एक हिंदुस्तान के अंदर एक नई सरजमी पैदा की है ना। टेक्निकली राज्य हम जानते हैं, यूटी हम जानते हैं, राज्य या यूटी के अंदर एक स्केड्यूल एरिया है, क्योंकि उसको ये नहीं बोला कि वो यूटी के अंदर नहीं हो सकता या राज्य के, 2 क्राइटेरिया मीट और वो एरिया स्केड्यूल एरिया। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है और गवर्नर साहब जो है वो रेगुलर लेवल पर रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि उस स्केड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों की या वहाँ की क्या पोजीशन है। ठीक है। उस दौरान प्रेसिडेंट अब कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि स्केड्यूल एरिया ठीक काम कर रहा है कि नहीं, या कोई तरीके की सुरक्षा या किसी चीज़ में कमी है कि नहीं। एक ही बार आज तक UN ढेबर कमीशन 1960 में बन के तैयार हुआ था। ढेबर साहब ने 1961 में स्केड्यूल एरियाज का रिपोर्ट दिया था। हिंदुस्तान में कितने स्केड्यूल एरिया थे? अनगिनत। सही। कैसे चलाते सर? स्केड्यूल एरिया में कंपलसरी एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होता है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में टोटल मिला के 20 लोग होते हैं। 20 लोग में से 3/4 75% कंपलसरी ST कैटेगरी के MLA होते हैं। 15% बोल दिया क्या? 15 है ना। 3/4 75% मतलब 15 हो गए ना। 20 में से ST MLAs होते और ये अदर्स होते नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये 20 लोग मिलकर स्केड्यूल एरिया को चलाते हैं। उस दौरान रोल ऑफ गवर्नर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, गवर्नर चाहे तो कोई सेंट्रल लॉ या स्टेट लॉ को यस कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, नो भी कर सकते हैं, और चाहे तो विथ मॉडिफिकेशन वहाँ अप्लाई करने के लिए भी छोड़ सकते हैं। सर सेंट्रल लॉ भी? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जिस सेंट्रल लॉ को जिस एग्जीक्यूटिव ने पास किया है उस एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड तो खुद प्रेसिडेंट महोदय हैं, कर ही सकते हो। दूसरा, कोई भी ऐसा रेगुलेशन हो जो उस जगह पर अप्लाई करने को लेकर बात हो रहा हो, तो रिपील का मतलब होता है हटाना। तो अगर गवर्नर चाहे तो वहाँ कोई सेंट्रल का लॉ हो या कोई सेंट्रल रेगुलेशन हो या स्टेट रेगुलेशन हो, गवर्नर साहब चाहें तो उसको वहाँ से हटवा सकते हैं। और उस दौरान गवर्नर साहब चाहे तो ये भी बोल सकते हैं ये रेगुलेशन इधर लगाना है, जो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेकर आओ पहले। कौन सा वाला? ये सपोज ये स्केड्यूल एरिया है, एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। इधर बात हो रही है कि इस स्केड्यूल एरिया के बीच में से मेट्रो का बुलेट का लाइन जाएगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो गवर्नर चाहे तो क्या बोल सकता है? नहीं बनाने दूंगा, या एक काम करो टेढ़ा लेके जाओ। तो वो किस बेस में? नहीं, क्योंकि स्केड्यूल एरिया है ना, तो उसको हक दिया है ना गवर्नर को प्रेसिडेंट। अभी तो मैंने बोला कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है और गवर्नर संभालता है ना उसको, एक्चुअली में तो एजेंट ऑफ द सेंटर है, तो वही संभालेगा। तो बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा एरिया होता है जहां केंद्र या राज्य का कानून लागू नहीं होता।
फिर अगर कोई रेगुलेशन लगाते हैं तो उस केस में ऐसा है कि गवर्नर चाहे तो उसको हटा भी सकता है, और गवर्नर चाहे तो ये भी बोल सकता है जाओ पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेकर आओ तभी इसको लगने दूंगा। इसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं। आपको एक काम करना पड़ेगा, सेलिएंट फीचर वाले चैप्टर में शेड्यूल एरिया में शेड्यूल 5 खोलना पड़ेगा। उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या लिखा है। क्राइटेरिया भी 2 ही है, चैप्टर भी टेक्निकली 2 ही पेज का है, बट कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो जाए। मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होता है कि शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया पढ़ने के बाद दोनों सेम वाइब देता है, तो इसीलिए मैंने दूसरा वाला बोर्ड पे लिखा ही नहीं है कि पहले ट्राइबल वाला समझ लेते हैं ताकि उसके बाद शेड्यूल वाला, फिर ट्राइबल एरिया लिख के समझेंगे तो कम से कम फ़र्क का पता चलेगा कि हाँ भाई फ़र्क है। आगे बढ़ सकता हूँ। शेड्यूल 5, अब ऐसे में ही मैं शेड्यूल 6 लिख रहा हूँ, पर पहले ये बोर्ड पे ये रहा, यही शेड्यूल 5 है बच्चों, यही जो अभी मैंने लिखा। डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया कौन करता है? प्रेसिडेंट। किस किस को क्या पावर होती है वो भी लिख दिया है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनता है वो भी लिख दिया। कौन कौन से कानून शेड्यूल एरिया में अप्लाई होते हैं वो भी लिख दिया। इसी तरीके से अप्लाई होते हैं। और ये डेबर कमीशन यहाँ बैठा था, ये मैंने लिख दिया है। फिर और उसके बाद ऑब्वियसली दिलीप सिंह भूरिया साहब का भी एक कमीशन बैठा था, वो आप देख लेना। अब यह है ट्राइबल एरिया बोर्ड पे, मतलब मैं पहले लिख देता हूँ, तब तक आप बुक में से चाहें तो शेड्यूल एरिया पढ़ सकते हैं।
सुनते सुनते हिंदुस्तान में जब संविधान बन रहा था तब ऐसे चार राज्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार राज्यों में ही ट्राइबल एरिया घोषित करने का राष्ट्रपति महोदय को हक है। क्राइटेरिया एक ही है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेन। एंथ्रोपोलॉजी हैज़ टू डू विथ ह्यूमन, स्पेसिमेन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का सैंपल या नमूना। अगर ऐसा लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत ही यूनिक सा ये स्पेसिमेन या टाइप ऑफ पीपल है, तो पूरे राज्य को नहीं, राज्य के किसी भी एरिया में गोला बना के उस एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित कर सकते हैं और उसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलता है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? अपना काम स्वयं कर सकते हैं, सही है। उस केस में एक खास बात, एग्जाम्पल, आसाम के अंदर की किसी भी जगह को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया, तो अब क्या होगा सर? बोर्ड पे इट इज़ अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब राज्य चाहे तो उधर कानून का अमल करने में आसाम सरकार मदद कर सकती है, बट इट इज़ नॉट अंडर द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। आसाम सरकार वहाँ का कानून नहीं बना सकती, तो फिर सर वहाँ का कानून कौन बनाएगा? ध्यान से, ये आसाम के अंदर ट्राइबल एरिया को डिवाइड किया है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में, और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है ऑटोनॉमस रीजन्स में, सही है। अगर बोर्ड पे कोई डायग्राम चाहता है तो मैं ऐसा भी बना के दे सकता हूँ कि ये आसाम है, आसाम के अंदर इतना बड़ा एक एरिया को स्केड्यूल एरिया घोषित किया है, सही है। इसको बाहर निकाला, इस स्केड्यूल एरिया को हमने ऐसे कर करके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। 1, 2, 3, इनमें से कोई भी एक ले रहा हूँ। एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को हम ऑटोनॉमस रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए 30 मेंबर की एक टीम बनानी पड़ेगी। आर यू विथ मी? हाँ, तो सर ऑटोनॉमस रीजन को, उसके लिए जो रीजनल काउंसिल होगा उसमें कुछ फिक्स नहीं है, बनाना तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए 30 मेंबर की एक टीम बनानी पड़ेगी। उस 30 मेंबर की टीम, मतलब वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को गवर्नर ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करेगा। कितना बड़ा करना है सर? छोटा, बड़ा कर दो। ये जो मैंने इधर अभी लाइन खींची, मैं एज ए गवर्नर खींच रहा था। ये वाली लाइन किसने बनाई है? प्रेसिडेंट ने। ये वाली लाइन किसने बनाई है? गवर्नर। ये वाली लाइन किसने बनाई है? 30 मेंबर्स। हेलो, एनीबडी वांट्स मी टू रिपीट? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, 30 मेंबर्स का एक काउंसिल, गवर्नर उसको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं सर ये लोग उस एरिया के लिए? लिखा तो है, दे कैन मेक लॉज, दे कैन इम्पोज टैक्सेस, दे कैन मेक कोड्स एट्सेट्रा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आसाम सरकार वहाँ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रख सकती है, लेकिन आसाम सरकार उस एरिया में कानून नहीं बना सकती। कानून यही बनाएंगे।
और ये जब कानून बनाएंगे उसमें 30 में से 26 लोग इलेक्शन होकर 5 साल के लिए बाकायदा एमएलए तरीके से आएंगे, एमएलए नहीं है, और 4 लोग को गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे। लिख देता हूँ, he or she is at the pleasure of governor। फिर ये बात समझ आ गई? 2-3 खास बात। प्रीवियस लेक्चर में ये बात हुई थी, अधूरी रह गई थी, आज बाद में वेरीफाई कर लेंगे। ऐसा बोल रखा है कि आसाम में पार्लियामेंट का बना कानून या राज्य का बना कानून का एसेंट गवर्नर साहब देंगे। ये प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी, मैंने कहा था मेरे से गलती हो गई। आसाम में ये जिम्मेदारी गवर्नर साहब को दे रखी है ट्राइबल एरिया के संदर्भ में, और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में सेंट्रल लॉज के लिए प्रेसिडेंट साहब को दे रखा है, स्टेट लॉज के लिए गवर्नर को जिम्मेदारी दे रखा है। सही है? तो अगर ये लोग चाहेंगे तो उसको अंदर अमल होने देंगे, ये लोग चाहेंगे कि नहीं। ऑटोनॉमस रीजन में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बन के तैयार हुआ है उसका जो मेंबर काउंसिल है वही इसका कानून बनाए, ठीक है, वैसा चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है दोनों? हाँ सर, जैसे आपने असम का पार्लियामेंट और स्टेट भी बताया आपको, तो इसमें मतलब जो ट्राइबल एरिया है सिर्फ उसके लिए गवर्नर का पावर है, बाकी हाँ, ये पूरे बोर्ड पे जितना बात लिखा है सब ट्राइबल एरिया के लिए ही है। बाकी का आसाम तो सेम। ओ, बाकी का आसाम तो सेम है, ये तो खाली ट्राइबल एरिया के लिए है, इतने के लिए है ये। पिछला पूरा बात जितना बोर्ड पे लिखा है ये इतने के लिए है, आसाम के लिए नहीं है। ऐसा है। सेलिएंट फीचर में शेड्यूल 6 खोलिए। अब बात बैठ रही है। 3 जगह मेरे को चीज़ें मार्क करानी है, 4 जगह छोटी छोटी। सेलिएंट फीचर में आप पढ़िए, आपको शेड्यूल 6 अब मैच हो रहा है ठीक से। गाइस, जाने अनजाने में हमने सेकंड शेड्यूल की थोड़ी बात की है, थोड़ी थर्ड की है, राज्यसभा के वक्त 4th की थी, 5th की कर ली, 6th की कर ली, 7th की कर ली, लैंग्वेजेस पढ़ाना बाकी है, पर 8th की फिर भी थोड़ी बहुत हुई थी। 9th अपना पेंडिंग चल रहा है, 10th की अपनी हुई है। मीठे मीठे कम से कम बात तो। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्राइबल एरिया अलग अलग बात है। शेड्यूल ट्राइब लोग होते, ट्राइबल एरिया ज़मीन। इससे अलग तो क्या ही हो सकता है? ये दोनों जो लाइन के सर, आप है और आपका घर है। प्रेसिडेंट चाहे तो इसमें और कोई स्टेट ऐड कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट चाहे तो और कोई स्टेट ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ऐड हो सकते हैं। स्वाभाविक है ना, शेड्यूल में चेंज लाऊ पड़से ना त्या। सही है? अब मेरा इंस्ट्रक्शन सुनिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने भी एक पेज पर ऐसी कोई बात पढ़ी थी, वो पेज खोलो। सही है? बता देता हूँ, पेज नंबर 2 पे ऑफ दैट चैप्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले पहुँच जाइए वहाँ, उसके पेज नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में जहाँ ख़त्म हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट नंबर 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। आपको ना वो बात ना रीड करनी है, और उसमें कहीं संदेह आए तो वो बोर्ड पे है, आपको मुझसे पूछना है। क्योंकि पढ़ के बात हो गया है। सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज वाला से इसमें सेंट्रल लॉ और स्टेट वाला नहीं लिखा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है, तो मैं तीसरी और चौथी दोनों बात अभी बाकी है वो करा दूंगा। परफेक्ट है? क्योंकि ना इस लड़की ने कहा कि वहाँ सेंट्रल लॉ और स्टेट मतलब ऐसे नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटा लिखा है।
बल्कि मैं तो ट्राइबल एरिया वाले चैप्टर में आके इस चीज़ को वेरीफाई भी करूँगा। ये तो मैं क्या बता रहा था कि वहाँ कुछ लिखा हो तो अपने को समझ आना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है जिस पे ये बात हो रही है। ओके, आगे बढ़ सकता हूँ। अब आप मुझे स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया वाले चैप्टर में मिलिए, आ जाओ। आ गए? सुनते हैं प्लीज बच्चों। उसमें ना चैप्टर जहां खत्म हो जाता है, उसमें नोट्स एंड रेफरेंसेस में पॉइंट नंबर 5 है। हाँ, तो नहीं, इसमें ऐसा है, नए वाले में डब्बा नीचे ही आता होगा, 4 में होगा या 5 में। ये बात देखो ना, ट्राइबल एरिया वाले पेज में पॉइंट नंबर 5 नीचे लिखा होगा ना। ठीक बोल रहा हूं क्या? हाँ, जहां भी लिखा हो। ट्राइबल एरिया वाले में पॉइंट नंबर 10 के बाद नीचे लिखा होगा ना, तो है ना। तो अब इसको हमको उससे मैच करना है जो अभी बात मैंने। अब मैच करो इंग्लिश में पढ़ के। तो क्या नीचे छूट जाता है? एग्जाम में इसकी कितनी अहमियत है वो मैं नहीं जानता, बट अपने एक ही बार एक पेज बना रहे तो पढ़ने के लिए सटीक होना चाहिए और कुछ नहीं। एक और बाकी है छोटा सा, सही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे आपको ना स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर पे आना पड़ेगा। उसके ना सेकंड पेज पे आना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर पे आना पड़ेगा। उसमें ना आपको कॉम्पोजिशन ऑफ 2 हाउसेस वाले पार्ट पे आना पड़ेगा, उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ असेंबली वाले पार्ट में आना पड़ेगा, और उसके सब पार्ट स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। मैंने आपको यह पढ़ाया था कि मैक्सिमम एमएलए 500 होते हैं, मिनिमम एमएलए 60, लेकिन कुछ राज्यों में स्पेशल केस है जिनमें अपनी बात हुई है, सिक्किम में इतने, गोवा में इतने, लेकिन उसके नीचे की लास्ट 2 लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिर्फ नागालैंड और सिक्किम ही ऐसे 2 राज्य हैं हिंदुस्तान में जहां के कुछ एमएलएज इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं, और मैं खाली इतना बता रहा था वो इन 4 राज्यों में नहीं है। सो दे आर नॉट दोज स्केड्यूल एरिया राज्य जहां आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन पैदा कर लेगी कहीं स्केड्यूल एरिया वाले में तो आदमी टिक मार दे, नो। वहां नागालैंड और सिक्किम लिखा और हमारे बोर्ड पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही राज्य है जहां पर इनडायरेक्टली एमएलए का इलेक्शन होता है, और क्योंकि हम नागालैंड सिविल सर्विसेज या सिक्किम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कराते तो उसका जवाब देना मुश्किल है अभी। बात समझ आ रही है? बस एक लास्ट चीज इसमें देखनी है। जैसे यही ट्राइबल एरिया वाला पार्ट है, ओके। मैं जितना अपने हिसाब से समझा सकता था मैंने समझाया। देखो बोर्ड पे, जैसे आसाम में 1 2 3, मेघालय में 1 2 3, त्रिपुरा में 1 और मिजोरम में 3, टोटल मिला के 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री है अमंग 4 स्टेट्स। बात फैक्चुअल है। फेयर डील। अब हाँ, जैसे आपने जो
बाकी टोटल 4 राज्य मिला के 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब जैसे यहाँ पर ना पॉलिटी का एक पड़ाव पूर्ण होता है, मतलब पड़ाव तो बहुत सारे थे, उसमें से ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बाद हमको एक ऐसे पैच पे मूव करना था जहाँ और लैंड्स को लेकर बात थी। तो हमने क्या किया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ख़त्म हो गया, तो इंटर स्टेट रिलेशन पे बात कर सेंटर स्टेट रिलेशन पे बात करना आसान हो गया। फिर स्वाभाविक है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे बात किया तो इंटर स्टेट रिलेशन पे बात करना आसान हो गया। इसके अलावा हिंदुस्तान में 2 सरजमी पड़ती है, एक यूनियन टेरिटरी, तो उसकी बात करना आसान हो गया, और शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया का बात करना आसान हो गया। जैसे व्हेन वी स्टार्ट, मतलब एक पड़ाव पूरा होता है, जैसे व्हेन वी स्टार्ट, तो अब हम आर्टिकल 1 से 51 तक जाएंगे। मतलब आप अगर देखेंगे शायद चैप्टर 3 या 4 है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडेक्स पे ही आइएगा, 3, 4 जो भी होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, वो चैप्टर 1 आर्टिकल 1 है, सही है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के आर्टिकल्स करेंगे, फिर सिटीजनशिप पे आएंगे, सिटीजनशिप खत्म होगा, फिर फंडामेंटल राइट 12 से 35, फंडामेंटल राइट खत्म होगा, फिर डीपीएसपी 36 से 51, 51, फिर डीपीएसपी खत्म होगा, फिर फंडामेंटल ड्यूटी 51A। तो कैसा है कि अब 1 से 51A तक का एक सीक्वेंस हमको पिक करना है। सो देयर इज़ अ डिसेंट हाई चांस कि अब हमको चीज़ों को समझने में, फंडामेंटल राइट ड्यूटी ये सब में उतना चैलेंज नहीं आना चाहिए। और जब ये वाला पैच खत्म होगा तब फिर हमको वापस से पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, सम प्रोविजंस फॉर अदर स्टेट, ये सब में मूव करना है। बट अब क्या है ना, अब इसके बाद जितनी बहुत सारी बातें लिखी है उसके लिए ना पहले इस पैच का अब हो जाना ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि हर जगह अब आगे वो सब बातें होगी, बट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं दिया है इसमें उसको लेकर ये बात नहीं है, फिर डीपीएसपी के तहत ये दिया है, तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हमको उसका नॉलेज नहीं है। तो मेरे नज़र में ऐसा है कि वी आर डिसेंटली सेट कि अब हम इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। जाने अनजाने में तो सेलिएंट फीचर के ही कितने सारे बात हो गए। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो हमने मॉडर्न इंडिया में ही कर लिया था। थैंक्स। तो क्या है कि मीठे मीठे कुछ चैप्टर्स तो मतलब जब समय आएगा तब 10-10, 15, क्योंकि सेलिएंट फीचर इतनी बार लौट कर आ रहे हैं तो वो तो होता ही जाएगा। सो दैट इज़ द प्लान कि वो नेक्स्ट पैच जो है वो फ्री फॉलो में स्टार्ट करे, तो 51 आर्टिकल तक इंडिविजुअल लेवल पर जिसको जितना अच्छे से समझाया जा सके उसको उस तरीके से करेंगे। फेयर? ओके, थैंक यू।